डिवाइड किया गया है। ठीक, एक बार चैट हम देख लेते हैं। 2 3 2 3 सेंट्रीफ्यूगल एक्सल, सेंट्रीफ्यूगल एक्सल, सेंट्रीफ्यूगल एक्सल। ठीक, देखो माइनिंग इंडस्ट्री में हम लोग दो को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि पंखा को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पंखा बहुत सारे टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का। लेकिन माइनिंग इंडस्ट्री का अगर हम बात करें प्रॉपर, तो उसमें जो मेजर सेक्शन होता है वो दो होता है। ठीक है ना। मेजर क्या होता है? मेजर दो होता है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फैन और एक होता है एक्सियल फ्लो फैन। सेंट्रीफ्यूगल फैन क्या होता है, एक्सियल फ्लो फैन क्या होता है, एकदम नहीं घबराना है। शायद हम प्रीवियस क्लास में आपको करवाए होंगे। ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये जो फोटो देख रहे हैं, इस फोटो को गौर से देखिए। यही फोटो है सेंट्रीफ्यूगल फैन का। फोटो से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फैन, तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताए थे, उसी सिद्धांत पे काम करता है। जो हवा होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फॉलो करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? हम बताए थे कि मान लीजिए एक तो आदमी है, एक बच्चा है। बच्चा हाथ में रस्सा बांध लिया है और इसमें एक पत्थर बांध दिया है, एक सिरा में क्या किया है, पत्थर बांध दिया है। और इस पत्थर को आप गोल गोल घुमाता है। अगर आप ऊपर से देखेंगे, ये अगर बच्चा है ना, बी फॉर बच्चा, तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा कि जो पत्थर को घुमा रहा है और रस्सा में बांध के, वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा आपको नजर में आएगा। तो जब कभी भी उसको छोड़ता है बच्चा घुमाते हुए, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा, या इस डायरेक्शन में चला जाएगा, या इस डायरेक्शन में चला जाएगा, या इस डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब टेंजेंट के डायरेक्शन में चला जाएगा, टेंजेंशियली फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पे सेंट्रीफ्यूगल पंखा काम करता है। यानी हवा जाता है इस डायरेक्शन से। ठीक है, हवा क्या होता है, इस डायरेक्शन से जाता है, लेकिन निकलता है इस डायरेक्शन से। यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो हवा घुस रहा है उस जगह से, जहाँ से हवा निकल रहा है, उन दोनों के बीच का अगर एंगल आप नापेंगे तो वो 90 डिग्री होता है, जब तक कि इसमें डक्ट ना जोड़ा जाए। अब भैया डक्ट क्या होता है? तो देखो ये जो यहाँ पे बहुत सारा देख रहे होंगे, नट लगाने की जगह है, देखो नट लगाने की जगह है, देखो नट लगाने की जगह है, देखो नट लगाने की जगह है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डक्ट जोड़ सकते हैं। डक्ट मतलब कुछ नहीं, वो मोटा सा पाइप रहेगा। ठीक है, एक मोटा सा पाइप रहेगा, इसको हम लगा देते हैं। ठीक, संजीव कपूर, खाना खजाना। क्या चीज़ है खाना खजाना? जानते ही होंगे। खाना खजाना एक एपिसोड है जो टीवी में दिखाता है। उसमें आप देखिएगा, अगर किचन दिखाता है तो किचन में बहुत बड़ा बड़ा ऐसा ऐसा डक्ट लगा रहता है, ट्यूब लगा रहता है। ठीक है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फैन जैसा ही दिखता है। सेंट्रीफ्यूगल फैन नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल फैन जैसा ही दिखता है, जिसमें एक डक्ट लगा देता है। ठीक है, क्या लगा देता है, डक्ट लगा देता है। तो मोटा मोटा डक्ट लगा के हम अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे चाहेंगे तो हवा पहुंचा सकते हैं। ये जनरली क्या होता है, ये एक फोर्सिंग फैन होता है। आजकल तो जो आता है रिवर्सिबल नेचर का आता है, लेकिन ये जनरली क्या है, फोर्सिंग नेचर का है। मतलब फोर्सिंग फैन की तरह हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। ठीक है, फोर्सिंग फैन की तरह इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। और इसमें आप देख रहे होंगे कि साइड से हवा खींच रहा है, इस साइड से या इस साइड से हवा को खींच रहा है। ठीक है, दोनों साइड में ऐसा ही रहता है। तो साइड से हवा खींच रहा है मतलब पंखा के आसपास जो हवा पहुंचेगा वो शुद्ध हवा पहुंचेगा। तो कहीं भी अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फैन लगाते हैं तो हमको उसके आसपास का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये डस्ट को तो नहीं खींच रहा है, क्योंकि ये फोर्सिंग फैन है। फोर्सिंग फैन हम लोग डाउन कास्ट शाफ्ट में लगाते हैं। अप कास्ट शाफ्ट और डाउन कास्ट शाफ्ट दो टाइप का होता है। अप कास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्सिंग फैन लगाते हैं, ठीक है, सॉरी एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। और डाउन कास्ट में हम क्या करते हैं, फोर्सिंग फैन लगाते हैं। फोर्सिंग फैन क्या होता है, जो हवा को धक्का दे फेंके, उसको फोर्सिंग फैन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे टेबल पंखा, जो आप टेबल पंखा लगाते हैं घर पे। एग्जाम्पल के तौर पे सीलिंग पंखा, जो सीलिंग पंखा का दीवार में घूम रहा है ना, ऊपर छत में लटक रहा है उसको, वो सब क्या है, फोर्सिंग पंखा है। और एक होता है एग्जॉस्ट पंखा। एग्जॉस्ट पंखा कहाँ लगाते हैं, घर में ऊपर में रोशनदान में लगाते हैं आप, जिसको आप वेंटिलेटर बोलते हैं, उसमें लगाते हैं। वो हवा को खींचता है घर के अंदर का, बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो एग्जॉस्ट फैन है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। अगर आपका घर में होगा तो कुछ कुछ पंखा ऐसा होता है एग्जॉस्ट फैन जो रिवर्सिबल नेचर का है। मतलब अगर आप उसको रिवर्स करना चाहेंगे, फोर्सिंग की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सेंट्रीफ्यूगल फैन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फैन कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फैन का यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन लिख दिए हैं। इन सेंट्रीफ्यूगल फैन द एयर फ्लोज थ्रू इम्पेलर इन इट ए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन
एयर फ्लो एट फैन आउटलेट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कुल मिला करके हम बोले इम्पेलर शब्द का इस्तेमाल किए, उसके बाद हम बोले कि इम्पेलर के थ्रू घुसता है आउटवर्ड डायरेक्शन में और फिर बाद में परपेंडिकुलर हवा निकलता है। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं यार। देखो इसके अंदर में जो डहना जैसा है ना, ये सब क्या है, ये सब इम्पेलर है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इम्पेलर है ना। इसको हम, अच्छा इसको रिवर्स हो गया पूरा पूरी, ठीक है कोई नहीं, फोटो रिवर्स हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, फैन का इनलेट है, साइड में जो आप देखे थे वो फैन का इनलेट था, वहाँ से हवा घुस रहा था। ठीक है, और उसके बाद पंखा इसको घुमा करके फेंक रहा था। लेकिन आप देखिएगा, पंखा जब इस हवा को घुमा रहा था तो शुरू में उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे एरिया कम था। अब यहाँ पे एरिया कम है, ठीक, तो एरिया कम होने के कारण प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और फिर एरिया बढ़ने के कारण प्रेशर घट जाता है। ठीक, तो ऐसे करके हम प्रेशर बढ़ाते घटाते हैं, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फैन मेरा कुछ इसी तरह से दिखता है, इसी तरह से काम करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो सेंट्रीफ्यूगल फैन का दो प्रकार है, कौन कौन सा है, एक है फॉरवर्ड कर्व, एक है बैकवर्ड कर्व। क्या इसको छोड़ के और भी टाइप होता है सेंट्रीफ्यूगल फैन का? जी बिल्कुल होता है। इसको छोड़ के और भी दो टाइप होता है, लेकिन उसको ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते, उसको माइनिंग इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए उसका बारे में आपको इसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे होता है दो और टाइप का, ठीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको नहीं मिलेगा। फॉरवर्ड कर्व्ड और बैकवर्ड कर्व्ड ये क्या होता है, इसको समझते हैं। तो दोनों का दोनों सेंट्रीफ्यूगल फैन का ही एक टाइप है, प्रकार है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फैन का सिद्धांत पे ही काम करता है, हवा जैसे सेंट्रीफ्यूगल फैन छोड़ता है, खींचता है, बिल्कुल ऐसे ही खींचता है। बस इसमें जो ब्लेड है वो थोड़ा सा उल्टा टाइप का लगा रहता है। ठीक है, ब्लेड जो हम इसमें देख रहे हैं वो थोड़ा सा उल्टा टाइप का लगा रहता है। ठीक, कैसे समझते हैं, ये है इम्पेलर। ठीक है, एक इम्पेलर में ब्लेड कुछ ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, और हवा भी कुछ इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, हवा भी कुछ इसी डायरेक्शन में घूम रहा है। इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड कर्व्ड। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड कर्व्ड। कर्व्ड नाम क्यों देते हैं, क्योंकि जितना भी इम्पेलर है सब कर्व फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसको हम लोग कर्व्ड नाम देते हैं, है ना। और बैकवर्ड क्या है, बैकवर्ड इम्पेलर कुछ अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप का रहेगा, लेकिन हवा फेंकेगा किधर, हवा फेंकेगा अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में हवा फेंकेगा। आप इन दोनों फिगर को गौर कीजिएगा बहुत, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है ना। बाकी नहीं तो यहाँ पे हम फोटो बना दिए हैं, आप इसको समझिए कि बैकवर्ड में जो वैन होता है, वैन का मतलब पंखुड़ी होता है, वो मेरा उल्टा टाइप का दिखता है। फॉरवर्ड में वेन जो है, पंखुड़ी जो है, वो मेरा उल्टा टाइप का रहता है, जबकि इसमें सीधा रहता है, इसीलिए इसको फॉरवर्ड कहते हैं, इसको बैकवर्ड कहते हैं। बस उसका जो वेन्स है, वेन्स उल्टा सीधा लगा रहता है उसी के कारण। अब वेन्स क्या चीज़ है नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, फोटो देखते हैं, फोटो देखते हैं समझ में आ जाएगा। ये जो अंदर में आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये सब वेन्स है, इम्पेलर का क्या है, वेन्स है। ठीक है, तो वही वेन्स का बात हम कर रहे हैं, वही वेन्स का पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ से भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, ये जो आपका एग्जाम्पल देखिए, कुछ इस टाइप का अगर होता है ये, ठीक, एक सेकंड इसको हम क्लियर कर ही देते हैं। ठीक, चलिए देखो सेंट्रीफ्यूगल फैन का ऐसे होता तो चार प्रकार है, चार टाइप्स होता है। सबसे पहला होता है आपका रेडियल ब्लेड्स, रेडियल फैन भी इसको हम लोग कहते हैं, रेडियल ब्लेड होता है इसीलिए इसको रेडियल फैन कहते हैं। दूसरा होता है आपका फॉरवर्ड कर्व्ड, फॉरवर्ड कर्व्ड। तीसरा होता है आपका बैकवर्ड कर्व्ड, बैकवर्ड कर्व्ड। और एक होता है आपका स्ट्रेट कर्व्ड, मतलब स्ट्रेट होता है, सॉरी, एक होता है फॉरवर्ड स्ट्रेट, फॉरवर्ड स्ट्रेट। ये चार टाइप का होता है, लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है ना, आपको कोई बुक में मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ दो पढ़ना है। सेंट्रीफ्यूगल फैन जो है, सेंट्रीफ्यूगल फैन का दो प्रकार होता है, एक होता है फॉरवर्ड कर्व्ड और एक होता है बैकवर्ड कर्व्ड।
हम क्या बताएं, फॉरवर्ड कर्व बैकवर्ड कर्व में बस इतना ही अंतर है कि उसका जो वेन्स है वो उल्टा लगा होता है, एक में सीधा लगा होता है, बस इतना ही अंतर है। वेन्स क्या होता है, वेन्स हम अभी आपको दिखाएं कि इसके अंदर जो इम्पेलर है ना, जिसमें वेन्स लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, डेना 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 जिसको आप लोग बोलेंगे, है ना, वो क्या होता है, वो आपका थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है, और एक में फॉरवर्ड, एक में सीधा सीधे लगा रहता है हवा का डायरेक्शन के अलावा, और एक में उल्टा लगा होता है, ठीक है। एक में आपका सीधा लगा रहेगा, एक में उल्टा लगा रहेगा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, शायद कट गया है। एक मिनट, जो अभी लाइव देख रहे हैं थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जस्ट ए सेकेंड। बीच में ब्लैक ब्लैक इसलिए आता है क्योंकि हम यहाँ से ब्लैक कर देते हैं, शेयर करना होता है व्हाट्सअप वगैरह सब खोलना पड़ता है ना, इसीलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, उसको भी देख के चलना पड़ेगा ना, इसीलिए। बाकी इतना इग्नोर कीजिएगा, इतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, जब तक हम स्टार्ट करते हैं तब तक दो चार रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फटाफट चैट में बताइएगा। मेरा पहला सवाल है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मेरा पहला सवाल है, हवा का जनरल रेंज, वेलोसिटी रेंज कितना होना चाहिए? हवा का वेलोसिटी जनरली वर्किंग प्लेसेस पे कितना होना चाहिए, बताइएगा। ये हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, डीजे देशमुख साहब का शब्द है, ये आपको याद करना है। बताइएगा, हवा का गति जनरली रेंज क्या होता है वर्किंग प्लेसेस में? बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अब। ठीक, तो हवा का जो गति होता है वो आपका, हम जैसे कि बताए हैं, है ना, 0.5 मीटर से लेकर के 2 मीटर प्रति सेकंड तक होता है। मेरा अगला सवाल है, कितना से ज़्यादा हवा का गति नहीं रखा जाता है जनरली? कितना से ज़्यादा हवा का गति स्पीड नहीं रखा जाता है? ठीक है, एक बार चैट देख लेते हैं हम। 2.5 मीटर प्रति सेकंड, जो बिल्कुल बताएं तो सही है।
2.5 मीटर प्रति सेकंड से हवा का गति आप नहीं रखते हैं, नहीं रखा जाता। रिकॉर्डिंग ऑन है ऑलरेडी, ठीक है। चल, ओके ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, आप आई होप आपको, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले कुछ पढ़ा रहे थे, वापस आते हैं उस पे। हम अभी आपको बताएं कि जो फैन होता है आपका, फैन को ब्रॉडली हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं माइनिंग सेक्टर में। पहला बोले थे सेंट्रीफ्यूगल फैन है, जिसका हम आपको समझा दिए क्या होता है। दूसरा होता है एक्सियल फ्लो फैन। सेंट्रीफ्यूगल में हम आपको 4 गो टाइप बताएं कि 4 प्रकार का होता है, लेकिन माइनिंग इंडस्ट्री में 2 ही प्रकार का पंखा का उपयोग किया जाता है जनरली। सेंट्रीफ्यूगल में जो 4 प्रकार हम आपको बताएं, सबसे पहले बोले रेडियल ब्लेड, ठीक है, जो आपको नहीं पढ़ना है, कहीं दिया भी नहीं होगा। दूसरा है फॉरवर्ड ब्लेड, ठीक है। तीसरा था आपका फॉरवर्ड कर्व्ड टाइप, और चौथा था बैकवर्ड कर्व्ड टाइप, बैकवर्ड कर्व्ड टाइप, ठीक है। तो आपको टाइप पे उतना विशेष जोर नहीं देना है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा दे रहे हैं एक बार, ताकि आपका दिमाग में रहेगा, ठीक है। चलिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में हम क्या समझाए थे कि जो वेन्स होता है, यानी इम्पेलर है, इम्पेलर मतलब जिसमें पंखा लगा हुआ है, मतलब छोटा छोटा वेन्स लगा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेलर। उसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेलर, ठीक है। तो जो इम्पेलर है, उस इम्पेलर में एक तो फॉरवर्ड पंखा लगा रहता है। फॉरवर्ड मतलब जो पंखा है वो आपका सीधा सीधी लगा रहेगा, है ना, जिस डायरेक्शन में पंखा घूम रहा है उसी डायरेक्शन में हवा मतलब हवा फेंक रहा है। और बैकवर्ड में क्या होता है, उल्टा लगा रहता है, जो वेन्स है वो मेरा उल्टा लगा रहता है, लेकिन हवा का डायरेक्शन कुछ अलग रहता है, ठीक है। तो इसी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर्व्ड कहते हैं। फॉरवर्ड कर्व्ड हम लोग का थोड़ा सा लाइट वेट वाला रहता है, मतलब जहाँ पर भी हमको हल्का वाला फायर साइंटिफिकल फैन का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे हम फॉरवर्ड कर्व्ड टाइप का इस्तेमाल करेंगे। जबकि बैकवर्ड वाला थोड़ा सा हेवी रहता है, तो जहाँ कहीं भी फोर्सिंग फैन थोड़ा हेवी वाला इस्तेमाल करना है, भारी वाला, उस जगह पे हम लोग बैकवर्ड कर्व का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो फॉरवर्ड वाला है, लाइट रहता है, साथ ही साथ कॉम्पैक्ट होता है। लाइट मतलब हो गया कि हल्का रहेगा, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा रहेगा, हम आराम से एक जगह से दूसरे जगह उठा के ले जाएंगे, एक ही आदमी काफ़ी उठाने के लिए। चूंकि छोटा है इसीलिए लेस कॉस्टली होता है, कम दाम पड़ता है। लेकिन वही वाला बैकवर्ड फैन महंगा पड़ता है, थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा पंखा होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है। फॉरवर्ड कर्व में बोला गया है कि लो स्पीड में ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन बैकवर्ड कर्व जो है वो हाई स्पीड में इस्तेमाल होता है। अब इसका एक बेसिक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास स्कूटी है, स्कूटी लेके अगर आप हाईवे में दौड़ते हैं, तो आप मैक्सिमम जो स्पीड अचीव कर पाएंगे वो 60 से 80 के बीच होगा, किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 80 में तो हाथ कांपने लगेगा, आपका हैंडल कांपने लगेगा गाड़ी गिर जाएगा लेके, है ना। लेकिन वही वाला अगर आपके पास बाइक है 125 सीसी का कोई दूसरा नॉर्मल सा बाइक है, तो उस कंडीशन में आप 90-95 तक का स्पीड को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्कूटी का अगर हम वजन नापेंगे तो 95 केजी के आसपास होता है, और 125 सीसी का कोई भी बाइक उठा लेंगे तो उसका एवरेज वजन 135 केजी के आसपास में होता है, ठीक है। तो चूंकि ये भारी है, इसीलिए इसमें हम ज़्यादा स्पीड अचीव कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी उसी तरह से होता है। ये वाला देखो थोड़ा सा भारी है, हैवियर है, हैवियर है तो ज़्यादा हाई स्पीड में ये अचीव कर सकते हैं। तो ठीक है, जहाँ कहीं भी हमको डक्ट में हवा पहुँचाना पड़ता है, ठीक है, डक्ट में लगा के हवा भेजते हैं दूरी तक, तो उस कंडीशन में हम लोग बैकवर्ड कर्व का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ हमको डक्ट नहीं लगाना है, बस ऐसी खुला पंखा लगा दिए हैं, घूम रहा है, तो उस कंडीशन में फॉरवर्ड कर्व का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि माइंस में अगर कहीं पर आप फोर्सिंग फैन देखते हैं, और उस फोर्सिंग फैन में क्या लगा हुआ है, डक्ट लगा हुआ है, यानी एक बड़ा सा पतला सा मतलब ट्यूब लगा के आप एक जगह से दूसरे जगह हवा पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बैकवर्ड कर्व्ड फैन है। क्या बोले हम, बोले कि अगर कहीं माइंस में फोर्सिंग फैन लगा है और उसमें डक्ट जोड़ा गया है, और वो डक्ट थोड़ा सा दूरी में जाके हवा को फेंक रहा है, मतलब है कि वो बैकवर्ड कर्व्ड होगा। और फॉरवर्ड कर्व में हम क्या बताएं हैं कि खुला पंखा लगा हुआ है, उसमें डक्ट वगैरह हम नहीं जोड़ सकते हैं, चाह कर भी हम नहीं जोड़ सकते हैं, उसको हम फॉरवर्ड कर्व्ड कहेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड कर्व का लेस इफिशियंसी होता है, जैसे कि अभी हम एग्जांपल में बताएं आपको कि डक्ट हम नहीं जोड़ सकते हैं तो कम इफिशियंट होगा। जबकि बैकवर्ड कर्व का चूंकि स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा हैवी है, हाई स्पीड में है, दूर तक हवा पहुंचाता है, इसीलिए हम उसको हाई इफिशियंट कहेंगे। फॉरवर्ड कर्व में बोला गया है कि यूज फॉर लोअर प्रेशर रिक्वायर लेस देन 3 इंचेज डब्ल्यू जी लिखा हुआ है, वाटर गेज, है ना। मतलब कुल मिला करके जहाँ पे कम प्रेशर रहेगा
उस जगह पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, और जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा उस जगह पे यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। 3 इंच डब्ल्यू से लिखा हुआ ये माइनिंग इंडस्ट्री से संबंधित नहीं है, ये पावर सेक्टर से संबंधित है, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली उसमें भी वाटर गेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वाटर गेज का इस्तेमाल पावर सेक्टर में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो एमएम में देखते हैं 1 kgf वाला, उस जगह पे जो मैनोमीटर इस्तेमाल होता है उसमें इंच में रहता है डिफरेंस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इंच लिखा हुआ है। ओके, चलिए, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड समझ गए। एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं। पंखा का दो प्रकार, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो फैन। एक्सियल फ्लो फैन का एक और नाम है जो बुक में दिया होगा, वो होगा आपका एयर स्क्रू। एयर स्क्रू, ठीक है, एयर स्क्रू फैन हम लोग इसको भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल में क्या बताएं। सेंट्रीफ्यूगल में हम आपको सिंपल सा समझाएं कि सेंट्रीफ्यूगल पंखा कुछ ऐसा होता है ना, इसमें हवा जाता है और हवा 90 डिग्री में निकलता है, यानी जहाँ हवा जा रहा है और 90 डिग्री में फेंक रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फैन कहेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फैन जनरली फोर्सिंग नेचर का होता है, फोर्सिंग पंखा जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे हम लोग जनरली सेंट्रीफ्यूगल फैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इसमें छूट गया था, याद आया अभी। सेंट्रीफ्यूगल फैन का जो स्पीड होता है वो 100 से 300 आरपीएम होता है, मतलब इसका जो वेन्स है उसका स्पीड कितना होता है, 100 से 300 आरपीएम होता है। ठीक है, और एक्सियल फ्लो फैन का जो एक्सियल फ्लो फैन, इसका जो ब्लेड का स्पीड होता है वो आपका 42 मीटर पर मिनट हो गया, उसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल से ज़्यादा एक्सियल फ्लो फैन का स्पीड होता है। एक्सियल फ्लो फैन अभी हम समझाते हैं, वो तो खैर अलग ही थ्योरी है, समझाते हैं अभी आपको। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पहले आप समझ गए कि भैया 90 डिग्री में हवा फेंकता है, इसका दो गो प्रकार है, एक बैकवर्ड है और एक फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड कर्व्ड और बैकवर्ड कर्व्ड। फॉरवर्ड कर्व्ड और बैकवर्ड कर्व्ड क्या होता है। फॉरवर्ड कर्व्ड में हम आपको बताएं कि जो इम्पेलर में भेंस लगा होता है, जो पंखुड़ी लगा रहता है, वो सेम उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। और बैकवर्ड में क्या बोले, पंखुड़ी जो लगा रहता है उल्टा डायरेक्शन में रहता है, घूमता उल्टा है लेकिन हवा देता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में यही डिफरेंस है। फॉरवर्ड बैकवर्ड का डिफरेंस भी हम आपको बताएं कि फॉरवर्ड जो है वो आपका हम लोग उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ डक्ट का ज़रूरत नहीं है, कम स्पीड में घूमता है, कम पावर देता है ना, हल्का होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं आसानी से, है ना। तो जहाँ पे कम प्रेशर है वहाँ इस्तेमाल करते हैं। और बैकवर्ड में बोले जहाँ पे हम डक्ट लगा के एक जगह से दूसरे जगह हवा फेंक सकते हैं, है ना। मान लीजिए 10 मीटर दूर हमको हवा फेंकना है तो हम लोग इसमें ट्यूब जोड़ देंगे, डक्ट लगा देंगे और एक जगह से दूसरी जगह हवा पहुँचा सकते हैं। काफ़ी हैवी होता है, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़ा दूर तक हवा फेंकता है, हाईली इफिशियंट होता है। प्रेशर इसमें हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, सिरोको फैन। ठीक, चलिए, सिरोको फैन क्या होता है इसको समझते हैं। ये एक, जस्ट अ सेकेंड, सिरोको फैन क्या है। सिरोको फैन एक सेंट्रीफ्यूगल फैन है, सेंट्रीफ्यूगल फैन है जो बहुत फेमस है। मतलब भारत में ज़्यादातर माइंस में सिरोको पंखा लगाया जाता है। सिरोको एक कंपनी है और उसी के नाम पे पंखा फेमस है। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे कि एक माइलेज वाला गाड़ी लेना है, अब बड़ा लंबा टिकना है उसमें, हमको चाहिए कि एक बार ले लें तो 10-15 साल हमको दिक्कत ना हो, तो आप हमको बोलिएगा कि हीरो स्प्लेंडर ले लो, है ना। हीरो का है या होंडा का अभी हमको आइडिया नहीं है, बोलिएगा स्प्लेंडर वाला गाड़ी ले लो, बहुत बढ़िया, माइलेज वाले सब सही है, बड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, क्योंकि एक लंबा टाइम से ये चल रहा है। या फिर आप बोलिएगा बजाज का प्लेटिना ले लो, क्योंकि बड़ा लंबा टाइम से चल रहा है, माइलेज वाला गाड़ी है, बहुत पहले से आदमी ले रहा है, हर साल बहुत बिक्री है इसका। तो ये सब क्या है, ये सब भरोसेमंद है, इसके लिए आपको जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जाइए गाड़ी उठाइए, आपके आसपास में 50 गो आदमी चला रहा होगा। इसी तरह से सिरोको फैन भी है। माइनिंग इंडस्ट्री में सिरोको फैन जितना भी माइंस है लगभग सभी माइंस में लगा होता है। ठीक है, लगभग ज़्यादातर माइंस में लगा होता है। तो ये एक कंपनी है, वो ऐसा पंखा बनाता है जो इफ़िशिएंट होता है, बहुत लंबा टाइम तक टिकता है, लगभग 20 से 25 साल इसका लाइफ होता है, जिसमें 5 साल गारंटी वारंटी लंपन सब रहता है ना। इसका रिपेयर फ्री रहता है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छा है सिरोको फैन का। ठीक है, इसीलिए सिरको फैन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डीजे देशमुख में ये सब शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिरको फैन
बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ये कॉमन सेंट्रीफ्यूगल फैन है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। अब आते हैं एक्सियल फ्लो फैन। एक्सियल फ्लो फैन क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। ओके, वीडियो ऑफ कर लीजिए जिनका भी ऑन है। ठीक, एक्सियल फ्लो फैन को थोड़ा सा समझते हैं। तो मान लीजिए ऐसा है कि एक पंखा लगा हुआ है। मेरा फोटो बहुत ख़राब है ना, तो इस पे जाइएगा नहीं। मान लीजिए एक पंखा है, ठीक, ये पंखा घूम रहा है और हवा इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में हवा जा रहा है उसी डायरेक्शन में निकल रहा है। मतलब कि हवा का जो वेव है वो पैरेलल है, ठीक है। हवा का जो डायरेक्शन है वो क्या है, पूरी तरह से पैरेलल है, पैरेलल डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस, ठीक है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वाई एक्सिस में अगर हवा जा रहा है तो वाई एक्सिस में ही बाहर आ रहा है। कोई डिग्री बना रहा है 90 डिग्री 60 डिग्री नहीं, इसमें या कितना बना रहा है 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, या 0 डिग्री आप कह सकते हैं, 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फैन में कितना का एंगल बनाता है, बताइएगा चैट में। सेंट्रीफ्यूगल फैन में जो हवा जाता है और जो हवा निकलता है उसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है। चैट का हम इस्तेमाल इंतज़ार कर रहे हैं। आई होप ये सबको पता होना चाहिए, है ना। पंखा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसमें पंखा और दो चार को लॉ है, इसके बाद तो भागेगा घोड़ा जैसा। चलिए चैट ओपन करते हैं। 90 90 90 90 जी बिल्कुल 90 डिग्री का है, ठीक है। ओके, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एक्सियल फ्लो फैन क्या है सर, एक्सियल फ्लो फैन एक तो पंखा है जिसमें जो पंखा है, हवा जो घुस रहा है जैसे घुस रहा है वैसे निकल रहा है, ठीक है ना। जैसे एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन जो आपका लगा रहता है घर में, ठीक है, जो वेंटिलेटर है जिस जगह पे वो लगा हुआ है उसमें हवा घुसता है और एकदम उसी डायरेक्शन में उसी एक्सिस में बाहर निकलता है। एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं एक्सियल फ्लो फैन का, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर कौन सा टाइप का पंखा है सर, वो एक एक्सियल फ्लो फैन है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है एयर स्क्रू फैन। एक्सियल फ्लो फैन बोलो या एयर स्क्रू फैन बोलो, दोनों एक ही चीज है। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जहां कहीं भी लगाया जाएगा, जहां कहीं भी लगाया जाएगा, जहां कहीं भी लगाया जाएगा वो एक्सियल फ्लो फैन ही लगाएगा। तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर कभी पूछे आपको कि कौन सा टाइप का पंखा है, फटाक से टिक मारिएगा एक्सियल फ्लो फैन है, ठीक है। अब समझते हैं मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का हल्का फुल्का कुछ चीज। देखो यार, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को क्या हम जमीन में रख देते हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर 1 डिग्री है तब तो परमिशन मिल सकता है, लेकिन अगर 2 डिग्री 3 डिग्री है तो हम लोग एकदम ज़मीन में नहीं बैठा देते हैं पंखा को, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। जब ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर क्यों रखते हैं, ये पहला तो रिटर्न साइड का हवा रहता है, और रिटर्न साइड का हवा में क्या होता है ज़्यादातर या तो फायर डैम्प रहेगा, ठीक है, या तो आपका CO2 गैस रहेगा, और कुछ कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो गर्म होने के बाद ऊपर आ जाता है, क्योंकि हमको पता है कि हॉट एयर जो होता है मेरा ऊपर होता है और कोल्ड एयर जो मेरा होता है वो नीचे होता है, ठीक है। तो जो हॉट एयर है ये माइन से जनरली निकलता है, ठीक है, थोड़ा गर्म हवा टाइप का निकलता है। आपको बिलीव ना हो तो एक काम कीजिएगा, जब सरफेस में पंखा लगा रहता है उसके सामने जाके खड़ा रहिएगा, पूरा गरम गरम हवा फेंकेगा, ठीक है। तो हवा क्या होता है हल्का सा गर्म हो जाता है। तो ये है मान लीजिए रिटर्न रास्ता, ठीक है, ये क्या है रिटर्न रास्ता। रिटर्न रास्ता में कुछ दूरी पे सरफेस से कुछ ऊपर पे हम लोग क्या करते हैं, फैन लगाते हैं, ठीक है। कुछ ऊपर पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जॉस्ट फैन मतलब एक्सियल फ्लो फैन लगाएंगे कुछ दूरी पे, सरफेस से कुछ दूरी पे, ठीक है। और इसके बाद इसमें से हवा गुजरेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रीजन को आप क्या कहते हैं, इस रीजन को कहते हैं फैन डक्ट। इस पर्टिकुलर रीजन को क्या कहते हैं, इस रीजन को कहते हैं फैन डक्ट। मेरा एक क्वेश्चन है, बताइएगा, सेंट्रीफ्यूगल फैन का एक मॉडल है जो भारतीय कोलफील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, भारत के माइंस में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, उस पंखा का नाम बताइए, उस मॉडल का नाम बताइए, चलिए बताइएगा।
चलिए हम चैट का उठा रहे हैं, अभी हम देखते हैं सिरोको फैन। जी बिल्कुल, सिरोको फैन एक सेंट्रीफ्यूगल फैन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो नामी कंपनी है, ये बहुत पहले से चल रहा है और माइनिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिरोको फैन का एग्जाम्पल पूछ सकता है किसका है। एक्सियल फ्लो फैन का बारे में हम आपको बताएं कि एक्सियल फ्लो फैन में एकदम परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल यानी कि 0 डिग्री या 180 डिग्री में हवा फ्लो करता है, जिधर से आया उसी एक्सिस पे फ्लो करता है। ठीक है, एक्सियल फ्लो फैन के बारे में हम और क्या बताएं। एक्सियल फ्लो फैन का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एयर स्क्रू फैन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, एयर स्क्रू फैन है। एक्सियल फ्लो फैन कहाँ लगाया जाता है, तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जो होता है वो आपका एक्सियल फ्लो फैन का एक उदाहरण होता है, इसमें हम लोग जनरली लगाते हैं। एक्सियल फ्लो फैन का जो मेन पार्ट है वो क्या क्या होता है, तो चलो मेन पार्ट पढ़ते हैं। पहला है गेट इन द बॉक्स, ठीक है। दूसरा होता है हब। तीसरा होता है फैन ड्रिफ्ट, है ना। इसके बाद बाकी वेन्स वगैरह, कूलिंग फैन वगैरह, ठीक है ठीक है। और तो कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है चलो। तो गेट इन बॉक्स क्या होता है, गेट इन बॉक्स से हम इसको वोल्टेज देते हैं। ठीक है, गेट इन बॉक्स में हाई वोल्टेज वाला तार कनेक्टेड रहता है, उससे जितना भी फैन को जरूरत है उतना वोल्टेज हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर में जो बिजली का तार है वो आप खंभा से लेते हैं, घर के आसपास में खंभा होगा, 1100 वोल्ट का या 11000 वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा होगा, उसमें से एक तार जोड़ें जो अपना घर का फ्यूज में लगा दिए। उसके बाद घर में आप कितना वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं 50 वोल्ट का इस्तेमाल, कभी 9 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, 9 वोल्ट वाला जो बल्ब होता है, कहीं पे आप 150 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं 125 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अलग अलग पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो घर का जो मेन स्विच है उसको कन्वर्ट कर रहा है अलग अलग पावर में, आप वहाँ से बिजली ले ले रहे हैं। बिल्कुल गेट इन बॉक्स भी इसी टाइप का होता है। गेट इन बॉक्स में जितना आप तार कनेक्ट किए हैं, मान लीजिए 11000 वोल्ट आप कनेक्ट किए हैं, ठीक है, तो 11000 वोल्ट पे तो पंखा चलाएंगे नहीं सर, 11000 वोल्ट में तो पंखा जल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 11000 वोल्ट वाला जो तार है गेट इन बॉक्स से कनेक्ट कर देंगे, फिर गेट इन बॉक्स से आप एमएमबी को कनेक्ट करेंगे। एमएमबी को जितना भी जरूरत है, फॉर एग्जांपल 125 वोल्ट, तो वो एमएमबी उससे ले लेगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बता रहे थे, अभी हम बता रहे थे कि जमीन से एकदम टच करके हम पंखा को नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा ऊपर में लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में लगाते हैं, है ना। पंखा को जनरली हम लोग हल्का सा ऊपर में रखते हैं। तो ये अगर आपका फ्लोर है, ये आपका हो जाएगा रूफ, है ना, ये हो जाएगा रूफ, ये हो जाएगा फ्लोर। फ्लोर से थोड़ा दूरी पे लगाते हैं, इस पर्टिकुलर दूरी को हम कहते हैं हब। इसमें हब रहता है, एक पंखा का बैठाने वाला हब रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम पंखा बैठाते हैं, है ना। ये थोड़ा ड्राइंग पे इग्नोर कीजिएगा, ये आपका पंखा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो पंखा है ना, इसका एक एक्सिस होता है, एक एक्सिस होता है, इसी पर्टिकुलर एक्सिस को हम लोग इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ से जहाँ तक वो हवा खींच रहा है बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा स्पीड से, है ना, तो उस एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग हवा घुस रहा है, इसके अंदर से पार हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे फैन ड्रिफ्ट। इसको क्या कहेंगे, फैन ड्रिफ्ट कहेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, चलो, ओके। इसके बाद ये फैन ड्रिफ्ट जो है, ये इसको हम लोग पाइप से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और यही पाइप को हम सरफेस में बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सरफेस में बाहर निकालते हैं, एक बड़ा सा ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये आराम से इसके थ्रू क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है ना। चलिए, इसी से बाहर निकल जाता है। तो एक्सेल फ्लो फैन बिल्कुल इसी सिद्धांत पे काम करता है। आई होप आपका एक्सेल फ्लो फैन वाला जो झंझट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसके बाद इसके कुछ नियम हैं जो हमको लगता है 154 रेगुलेशन नंबर में दिया होगा, CMR शायद। ठीक है, 154 में दिया होगा एक्सियल फ्लो फैन MMV, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का कुछ ना कुछ डाटा है जो हम आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं। अरे मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर पूरा पढ़ा दिए, उसका फोटो नहीं दिखाया, देखो ऐसा दिखता है बाबू। एक्सेल फ्लो फैन जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है ना, इधर से हवा घुसेगा, इधर से हवा निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग चाहेंगे तो इसमें डक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। डक्ट कैसे कनेक्ट करते हैं, ये देखो यहाँ पे होल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे होल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक मोटा सा पाइप जोड़ सकते हैं स्क्रू के हेल्प से, और इधर भी हम लोग मोटा सा पाइप जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसको फिर लास्ट में हम लोग सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, तो एमएमबी के बारे में कुछ कुछ नियम है, वो नियम को समझ लेते हैं। एमएमबी के बारे में बोला गया है कि जहाँ पर भी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर होगा, टू सोर्स होगा बिजली का। दो सोर्स का मतलब अगर बिजली से चल रहा है तो दो सोर्स। जैसे अगर मान लीजिए एक बीसीसीएल का बिजली है, तो एक हम झारखंड वाला बिजली ले लेंगे, झारखंड सरकार का, या फिर हम इन्वर्टर रख लेंगे। ठीक है,
तो ये कम से कम 2 सोर्स बिजली से कनेक्टेड होना चाहिए। एमएमबी के बारे में ऐसा लिखा गया है रेगुलेशन में, और इसमें भी लिखा गया है कि एमएमबी एक ऐसा पंखा होता है जो आपका 365 इंटू 24 इंटू 7, मतलब 365 दिन 24 घंटा सातों दिन चलता है। ठीक है, 7 पहले होता है, सॉरी, 365 दिन सातों दिन हफ्ता में, मतलब हर दिन चलते रहता है, हर टाइम चलते रहता है। पंखा को हमको रेस्ट देने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो एक्सियल फ्लो फैन जो है बेसिकली, इसका कुछ कुछ नियम है। पहला नियम तो ये है कि अगर ये आपका इनटेक रास्ता है और ये आपका रिटर्न रास्ता है, तो इनटेक रास्ता और रिटर्न रास्ता में कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 मीटर से कम का गैप हो। अगर 10 मीटर से कम का गैप है तो उस जगह पे हम बीच में क्या करते हैं, बैरियर लगा देते हैं एक मोटा वाला, ताकि हवा लीक ना करे। हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हवा लीक ना करे। हवा लीक करने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो डक्ट होता है, इस डक्ट से जब हवा निकलता है तो इसको एयर लॉक करके रखा जाता है। मतलब पूरा तरह से हवा जो है वो इधर से इधर ही जाएगा, कभी उल्टा फ्लो नहीं करेगा अचानक से अपने से, जब तक हम इसको रिवर्स ना करें। देन इसको रिवर्सिबल नेचर का बनाया गया है। किस नेचर का बनाया गया है? रिवर्सिबल नेचर का। रिवर्सिबल नेचर का क्यों बनाया गया है? तो एक कोलियरी का हम दुर्घटना का नाम बताते हैं। एक कोलियरी था, ठीक है, इसको हम ऐसे समझा दे रहे हैं शॉर्ट में। ये हो गया डाउन कास्ट, ये हो गया अप कास्ट। ठीक है, मतलब इनटेक हो गया ये, तो था तो इंक्लाइन है ना, इनटेक हो गया ये, और ये हो गया आपका रिटर्न। तो इंटेक से हवा आ रहा था, बीच में एक जगह आग लग गया। आग लगने के कारण सीओ गैस, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनकम्प्लीट कंबसन से सीओ गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। ये सीओ गैस माइंस में घुसता गया, घुसता गया, घुसता गया, और आदमी तड़प तड़प के मर गया। 40 ठो आदमी मरा था। बताइएगा कौन सा कोलियरी का दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं, अगर किसी को पता है कौन सा कोलियरी का दुर्घटना है ये। इनटेक रास्ता में आग लगने के कारण जो धुआं है, डाउनकास्ट अपकास्ट को मिटा देते हैं क्योंकि वो शाफ्ट नहीं था। चीना कोरी, जी बिल्कुल। ठीक है, चीना कोरी कोलियरी था जिसमें ऐसा दुर्घटना हुआ था। ठीक है, जिसमें 40 आदमी मर गया था सीओ गैस सूंघने के कारण, है ना। तो इस तभी से ऐसा नियम बना दिया गया कि जो पंखा होगा ये रिवर्सिबल नेचर का होगा। मतलब हम जब चाहते हैं इस पंखा को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर डिलीवर्ड, मतलब जो हवा हम छोड़ते हैं माइंस में, है ना, इनटेक रास्ता से जो जा रहा है, उसमें हम लोग को क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो बोला गया है द रिमूविंग सम ऑफ द ब्लेड्स। अगर ज़्यादा ब्लेड रखेंगे तो क्वालिटी दूषित हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में हवा जा रहा है तो क्वालिटी क्या हो सकता है, दूषित हो सकता है। ठीक है, सर्कुलेट द एयर सर्कुलेटेड बाई ए फैन कैन बी वेरिड बाय द फॉलोइंग। तो एयर सर्कुलेशन होता क्या है समझाते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि ये एक पंखा है। ठीक है, समझ लो ना यार, पंखा है, चलो, ये एक पंखा है, हम इसमें से हवा भेज रहे हैं तो ये हवा को इधर फेंक रहा है, और यही हवा घूम के फिर इधर आ जाएगा तो क्या होगा, दूषित हवा है ना, तो फिर से फेंक रहा है, फिर यही हवा घूम के आ जाएगा तो क्या होगा, अब बहुत ज़्यादा दूषित होता जाएगा। फिर ये हवा घूम के आएगा तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो इतना ज़्यादा डस्ट हो जाएगा उसमें कि थोड़ा सा भी अगर इसमें स्पार्क हो गया तो वो क्या होगा, वो आपका इसको ब्लास्ट कर सकता है, कोल डस्ट एक्सप्लोजन करवा सकता है। ठीक है, तो कभी भी एयर का सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए, रिसर्कुलेशन नहीं होना चाहिए, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए, खासकर पंखा के आसपास में। तो पंखा के आसपास में रिसर्कुलेशन ना हो, इसके लिए हम लोग को कुछ कुछ चीज़ करके रखना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग फ़ैन का स्पीड को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, फ़ैन का स्पीड को हम बढ़ा देंगे, घटा देंगे, ऐसे कर करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अगर हवा साफ़ है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, हवा दूषित हो रहा है थोड़ा सा भी तो स्पीड को हम घटा सकते हैं। ऐसे करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है हम लोग एयर लॉक का इस्तेमाल करेंगे। एयर लॉक क्या होता है सर? एयर लॉक होता है, मान लीजिए शाफ्ट है, शाफ्ट से हवा अगर जा रहा है, ठीक है,
या फिर रिटर्न है, रिटर्न साइड से हवा निकल रहा है, इधर अगर मान लीजिए डक्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एयर लॉक लगा देंगे, है ना। पहले का ज़माना में आता था जिसमें बीच में कांच का रहता था ताकि आपको दिखाई दे नीचे, ठीक है, आप पूरी तरह से पैक्ड रहता था, ठीक है। 2 या 3 का ऐसे कॉम्बिनेशन रहता था पूरा, ताकि एक खुले तो दूसरा रहे, दूसरा खुले तो तीसरा रहे, ऐसे करके। तो एयर लॉक का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद बोला गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप ना हो, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है, पंखा में अगर बार बार रगड़ रहे हैं, इसको ऐसे समझिए कि ठंडा का टाइम में जब आप चादर ओढ़ते हैं तो कभी कभी अगर हाथ स्पार्क होता है तो उसमें से चिंगारी निकलता है, ठीक है। इसी तरह से पंखा में जब बार बार वो डस्ट टकराता है, तो टकराने के कारण गर्म पंखा में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क हो सकता है, डस्ट आपस में टकराने के कारण या पंखा गर्म पंखा में टकराने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क हो सकता है। इसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, अर्थिंग करके रखते हैं। अर्थिंग करके रखते हैं तो उसके लिए उस पंखा से अर्थिंग करते हैं, और सरफेस में हम लोग क्या बनाते हैं, अर्थ पिट बनाते हैं। अर्थ पिट, अर्थपीट समझाएंगे जब सीईआर पढ़ाएंगे, अभी मोटा मोटी बता देते हैं। अर्थपीट क्या होता है, जमीन में सरफेस में एगो छोटा सा सहरा टाइप का बनाते हैं, जमीन के नीचे एक गड्ढा करके एक छोटा सा सहरा टाइप का बनाते हैं। 2.3 मीटर इंटू 2.3 मीटर है ना, डायमेंशन को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 2.6 होगा शायद, 2.6 इंटू 2.6 मीटर। किसी को डायमेंशन याद होगा तो बताइएगा अर्थपीट का, हमको याद नहीं आ रहा अभी डायमेंशन, ठीक है। तो 2.6 मीटर इंटू 2.6 मीटर का ये रहता है, जिसके अंदर में एक मोटा कॉपर का रॉड गाड़ के रखा जाता है, और उसी से अर्थिंग कर दिया जाता है, और इस मिट्टी में नमक मक मिला दिया जाता है, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अगर कहीं हो, मतलब अर्थिंग वगैरह है जो है, वो आपका जो चार्ज है उसको खींच लेगा, जो बिल्कुल 2.6 इंटू 2.6, ठीक है। चलिए, तो यही सब बोला गया है पंखा के बारे में। मतलब रेगुलेशन नंबर ये कुल मिला करके अगर बोले तो 154 mmV। इसको आप एक बार रीडिंग डालिएगा, जो जो चीज़ हम बताए हैं वही सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, देखिए कहा गया एक टाइम की एयर का वेलोसिटी, तो कुछ कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, जो लैंप होता है, फ्लेम सेफ्टी लैंप, फ्लेम सेफ्टी लैंप कितना हवा तक को झेल सकता है, यानी फ्लेम सेफ्टी लैंप का जो लॉ होता है, वो कितना हवा को झेल सकता है, कितना हवा तक में वो बुझेगा नहीं, बुतेगा नहीं, बताइएगा। 15 मीटर प्रति सेकंड, जी बिल्कुल सही बोल रहा है, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलो, मेरा अगला क्वेश्चन है, अभी रैंडम कुछ कुछ सवाल है ताबड़तोड़। मेरा अगला क्वेश्चन है, पहले का ज़माना में अगर कोई जानते हो तो बताइएगा, पहले के ज़माना में क्या करते थे, हम लैंप लेके जाते थे, ठीक है, लैंप लेके जाते थे काम करने के लिए, है ना। तो वो लो लैंप होता था, उसको हम लोग कहते थे कैरेबल लैंप, कैरेबल लैंप, ठीक, क्योंकि उसको हम लोग कैरी करते थे एक जगह से दूसरे जगह। तो वो जो कैरिबल लैंप है वो कितना तक का हवा को सह सकता था, कितना हवा का गति को सह सकता था। 15 बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं, 7 बोल रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना डिटेल में नहीं पूछता है, बट फिर भी पूछ ले रहे हैं। कैरिबल लैंप जो होता था वो 5 मीटर प्रति सेकंड तक का वेलोसिटी तक को सह सकता था, इससे ज़्यादा नहीं सह सकता था। वही हम क्या बोले, वही हम फ्लेम सेफ्टी लैंप के बारे में बोले कि 15 मीटर प्रति सेकंड तक का गति को सह सकता है, ठीक है। चलिए, नॉर्मल वर्किंग में, नॉर्मल वर्किंग प्लेसेस में हवा का एवरेज रेंज कितना होना चाहिए, एवरेज गति वेलोसिटी, बताइएगा कितना होना चाहिए। एक रेंज है पर्टिकुलर, हम पढ़ा चुके हैं, बताइएगा। स्टार्टिंग में ही बताए थे, 2-3 बार बता चुके हैं, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, 0.5 से लेकर के 2 मीटर प्रति सेकंड, जी बिल्कुल, 0.5 से लेकर के 2 मीटर प्रति सेकंड तक हवा का गति होना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन है, हवा का गति इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, एयर वेलोसिटी जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 मीटर, 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। कितना है? 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहां पे डीजल लोकोमोटिव वाला शेड है या फिर चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, उस जगह पे हवा का गति कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब कितना से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी सॉरी, कितना से कम नहीं होना चाहिए, उस जगह पे हवा का गति कितना से कम नहीं होना चाहिए? 0.75, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है। 0.75 मीटर प्रति सेकंड, सबका सब मीटर प्रति सेकंड में है। इससे कम हवा का गति अगर रहेगा तो सही से डाइल्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए कम से कम इतना होना चाहिए। ये सब जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट लिख दिए हैं हम इस पीपीटी में, और ये पीपीटी हम आपको सेंड कर देंगे, है ना। इसमें सारा का सारा पॉइंट है, ठीक है। चलिए, 2 मिलीग्राम हवा एयर का रिस्पायरेबल डस्ट होता है कोल का, ठीक है, पायरेबल डस्ट। और उसके बाद 3 मिलीग्राम बाई सिलिका परसेंट, ठीक है, ये वाला आपका नॉन कोल वाला में होता है ना। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। बाकी इसको आप पढ़िएगा ज़रूर, इस पीपीटी को एक बार ओपन करके पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारा पॉइंट भी इंक्लूड किया गया है, और कुछ कुछ एक दो पॉइंट है उसको भी हम करा देंगे अगले क्लास में, है ना। चलिए, सबको आज इतना ही रख, हाँ अभी सेंड कर दे रहे हैं, अभी सेंड कर दे रहे हैं। वीडियो भी देखते हैं, इसका हम रिकॉर्ड कर लिए हैं, फिर भी हम डाल देंगे अगर डाल पाएँ तो, है ना। चलिए, सबको जय हिंद। सबको जय हिंद।